आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है साइंस का प्रैक्टिस पेपर 3। तो इसे हम इस वीडियो में हल करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कम शब्दों में आपको पूरा समझाया जाए। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपसे उन्होंने क्या पूछा है, दो समान कागज़ों को मोड़कर। क्या पूछा है? दो समान कागज़ हैं आपके पास, दो समान कागज़ों को मोड़कर एक उल्लू बनाओ, एक भेल मछली का मॉडल बनाओ। ये उल्लू हो गया आपका, ये भेल मछली हो गई, जैसा कि नीचे दिखाया गया। अब कह रहा है कि दोनों मॉडल में कौन सी चीज़ समान रहेगी। तो एक ही कागज़ है, पहली बात एक ही कागज़ है, एक से उनने उल्लू बनाया, एक से भेल मछली बनाई। अब जो बताओ दोनों का वजन समान होगा? बिल्कुल समान होगा। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन है वो देखो, ए में लिखा हुआ केवल पदार्थ समान। चलो केवल पदार्थ समान है। बी में चलते हैं तो बी में लिखा हुआ है केवल वजन और पदार्थ। सही बात है, दोनों का वजन समान है क्योंकि समान कागज़ से बना है। और पदार्थ, जो पदार्थ की मात्रा है, कागज़ जिससे बना है तो पदार्थ की मात्रा भी समान है, सिंपल सी बात है। अब सी में क्या लिखा हुआ है? केवल पदार्थ और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखा हुआ है केवल पदार्थ और पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल माना होता है उसका आकार, कितना बड़ा वो उल्लू होता है, कितनी बड़ी मछली होती है। तो जो क्षेत्रफल है, क्या उल्लू का और भेल मछली का समान होता है? तो उल्लू कितना छोटा सा जानवर है, पक्षी जैसा, और भेल मछली कितनी बड़ी होती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखो बदल गया, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ लिखा है समान, यहाँ लिखा है समान, तो सी गलत है। डी में देखते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल समान नहीं हो सकता, इसलिए डी भी गलत। सही कौन सा है इसका? बी, केवल वजन और पदार्थ। माने दोनों का वजन समान है क्योंकि एक ही कागज से बने हैं, और पदार्थ भी समान है क्योंकि जो कागज है, समान कागज है, तो समान पदार्थ से भी वो बना होगा। ठीक है, दूसरा देखो, फिर दूसरा है, आसमा इस कथन को जांचना चाहती है कि मकड़ी के जाल वाला रेशम तंतु स्टील के बने तंतु से मजबूत होता है। दोनों के मजबूती की तुलना करने के लिए उसे तंतुओं के किस भौतिक गुण को स्थिर रखना होगा। तो पदार्थ में भौतिक गुण भी होते हैं और रासायनिक गुण भी होते हैं। तो आसमा के पास एक देखो स्टील का तार है, आसमा के पास एक जो स्टील का तार है और एक जो रेशम का है। ये रेशम का है और ये स्टील का है। ठीक, अब वो कहती है कि ये वाला जो है मजबूत है। क्या है? मजबूत है। मजबूत तो तब माना जाएगा इन दोनों का जो व्यास है, माना कि इनको हम बड़ा करके देखते हैं, ये डोरी हो गई रेशम की और ये तार हो गया स्टील का, ये तार हो गया स्टील का। ठीक है, अगर दोनों बराबर आकार के हैं, अगर दोनों बराबर व्यास के हैं, जो व्यास होता है माना जो मोटाई बोल सकते हैं, उतनी ही मोटाई का स्टील का तार है, उतनी ही मोटाई का जे रेशम की डोरी है। दोनों को तानो, अगर ये वास्तव में नहीं टूटे तो ये मजबूत है। ठीक है, माने जो व्यास है इनकी, जो मोटा व्यास, यहाँ समझो व्यास माने मोटाई, व्यास माने मोटाई। अब आप स्टील का तार लाए और रेशम की डोरी लाए। अब ये आप मोटी लेकर के आ गए, आप ये ले आए इतनी मोटी डोरी। ठीक है, इतनी मोटी तो होती नहीं है, छोड़ दो इसको। अब माना कि आप इतनी मोटी ले आए और तार ले आए इतना पतला। अब तान के दिखा रहे हो कि देखो ये मजबूत है, ये टूट नहीं रही है। अरे टूट नहीं रही है तो मोटी तो लाओ उसको, मोटी तो लाओ। तो माने जो मोटाई है, माने जो व्यास है, इसको आपको समान रखना होगा, इसको स्थिर रखना होगा। तो हम बता सकते हैं कि वास्तव में स्टील मजबूत है या रेशम का जो तंतु है वो मजबूत है। तो व्यास हमें स्थिर रखना होगा, उसकी मोटाई हमें बराबर रखनी होगी। अब आप कुश्ती लड़वा रहे हो एक मोटे वो पतले से, अब क्यों साहब मोटा मजबूत है, कैसे मजबूत माना जाएगा? वो तो वैसे ही मोटा है। ठीक है, तो मोटाई स्थिर रखनी होगी। जब ओलंपिक में खेले जाते हैं तो वजन देखा जाता है कि बराबर वजन के ही कुश्ती लड़ते हैं आपस में। ऐसा नहीं है एक 50 किलो का एक 80 किलो का कुश्ती लड़वा दो, ऐसा नहीं होता है। मोटाई स्थिर रखनी है, वही इसका होता था। अब है तीसरा, देखते हैं इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है।
ठीक है। तो ए में क्या लिखा हुआ है, राइबोसोम, और बी में लिखा हुआ है एक जानवर की कोशिका, और सी में लिखा हुआ है एक स्वर्ण का परमाणु, और डी में लिखा हुआ है एक पानी का अणु। ठीक है, तो किसका आकार सबसे बड़ा होता है? ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ है जो जानवर की कोशिका, यहाँ क्या है, जानवर की कोशिका, जो एनिमल सेल है, जो एनिमल सेल है माने जंतु कोशिका, इसे क्या बोलते हैं, अपने कितनी बार आता है ये जंतु कोशिका का प्रश्न, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो ये एनिमल कोशिका है, जंतु कोशिका है, इसका आकार बड़ा होता है, तो ये आपका बी वाला सही है। ठीक है, किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो जंतु कोशिका का आकार सबसे बड़ा होता है, जो आपके सामने 4 विकल्प है। फिर आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 4 में, पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो कौन सा कथन सही है, ए, बी, सी, डी। देखो, उसमें मौजूद कणों की संख्या समान होती है। कोई भी पदार्थ है आपके पास, किसी भी ग्रह में ले जाओ तो उसमें कणों की संख्या हमेशा समान होती है, उसमें कणों की संख्या समान होती है, उसमें कणों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखा था, वह है समान बल का अनुभव करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि देखो किसी ग्रह के पास अपन गए तो वो बहुत जल्दी से भी अपन को खींच सकता है और नहीं भी खींच सकता, उसके गुरुत्वाकर्षण पर ये बात निर्भर करती है। ठीक है, उसका वजन समान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम पृथ्वी पर 60 किलो के हैं, अगर हम चंद्रमा पर जाएं तो कितने किलो के रह जाएंगे? तो वहां 6 गुना वजन अपना कम हो जाता है, तो वहां हम ऐसे G/6 होता है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी पर 60 किलो के हैं, चंद्रमा पर जाएंगे तो हम 10 किलो के बचेंगे, तो G/6 होता है। तो जो सी है ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि उसका जो वजन है समान नहीं होता। हम किसी भी ग्रह पर जाए वजन समान नहीं होता है, और फिर उसका आकार अलग अलग होगा। ठीक, आकार अलग अलग क्यों होगा, कहीं भी ले जाओ उसको। पूछ रहा है सही है, 1 किलोग्राम का टुकड़ा जो है किसी भी ग्रह पर ले जाओ, उसमें जो मौजूद कण है वो उनकी संख्या समान होती है, इसलिए इसका उत्तर जो ए सही होता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सलमान को पता था जो सतहें वाष्प से ठंडी होती हैं, वाष्प उन पर संघनित हो जाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर जलवाष्प संघनित हो गई है। इस चित्र में बाथरूम के कुछ सामान दिखाए गए हैं। तो एक चीज़ समझो, जब हम सर्दियों में बाथरूम में नहाने जाते हैं तो जो पानी की भाप है पूरे बाथरूम में छा जाती है। अगर कांच लगा है तो वहाँ भी छा जाती है, दरवाजे वहाँ भी छा जाती है। तो यहाँ देखो जितनी भी जगह है, यहाँ लिखा हुआ PQRS, माने जो एक कमरा है इसमें चारों तरफ वाष्प छा जाती है, इसलिए जिसका जो उत्तर है वो आपका डी सही निकलता है। प्रश्न नंबर 5वें का कौन सा सही है, डी, PQRS, मतलब सभी जगह वाष्प छा जाती है। अब हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो आपका जो अगला प्रश्न है ये कहता है कि मैनग्रोव जो पादप होते हैं, ये पौधे होते हैं जो कहाँ होते हैं, पश्चिम बंगाल में होते हैं। कहाँ होते हैं, पश्चिम बंगाल में होते हैं, माने जो दलदली भूमि होती है वहाँ पर ये मैनग्रोव पादप होते हैं। इनके बीज जमीन पर गिरने से पहले ही एक मूल पौधे की शाखा पर अंकुरित होते हैं। बीज अंकुरण के इस उदाहरण में कौन से कथन को सत्य माना जा सकता है? तो देखो क्या होता है, अक्सर में जहाँ मैनग्रोव पादप उगते हैं वो क्या होता है, वहाँ पर एक बात समझो, जैसे कि कोई एक पादप है तो इसी की किसी न किसी शाखा पर एक नया पौधा अंकुरित हो जाता है। एक नया पौधा यहाँ पर अंकुरित हो जाता है। ये अंकुरित होकर के जब गिर जाएगा तो उससे एक नया पौधा बन जाएगा। तो एक चीज़ समझ गए, अंकुरण जो होगा किसी पौधे की शाखा पर ही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सत्य है?
तो इसका जो सी उत्तर लिखा हुआ है, सभी बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सभी बीजों को मिट्टी की आवश्यकता होती अंकुरण होने के लिए, तो फिर ये अंकुरण कर ही नहीं पाता। तो ये किसी शाखा पर ही ये अंकुरण कर लेता है, फिर कभी टपक जाता है, तो इससे नया पौधा बन जाता है। और आप सभी जानते हैं बीजों के अंकुरण के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और दलदली जो मिट्टी है, अगर ये गिर जाता दलदली मिट्टी में, तो ये अंकुरण नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैनग्रोव जो जंगल हैं, वहाँ पर इसी तरह से पौधे अंकुरित होते हैं। किसी शाखा पर उनका अंकुरण हो जाता है, फिर वो गिर जाती है, फिर उनसे फिर नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो इसका सी से उत्तर सही है कि सभी बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। 7 एक समझने वाला प्रश्न है, जिसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखो, साइमन ने समान गति से चलती हुई बस की खिड़की से बाहर देखा। ऐसे मान कर चलो, आप एक बस है, बस इधर की ओर आ रही है, बस इधर की ओर आ रही है। ठीक है, उसने देखा कि बस के बाहर की चीज़ें जो हैं पीछे की ओर, ये ऐसा जा रहा है तो चीज़ें ऐसी की ओर जा रही हैं। उसने बिजली के खंभे PQR देखे, खंभे हैं PQR देखे। तो एक बात बताओ, ये जो खंभा दूर दिख रहा है इसको, ये वास्तव में क्या है? एक खंभा बना सकते हैं अपन, ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक खंभा है, ये छोटा दिखाई देगा, एक खंभा बड़ा दिखाई देगा, और एक खंभा और बड़ा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि पास है। तो जो PQR है, हाँ PQR है, तो R नाम का जो खंभा है, ये सबसे पहले पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। वो वही इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा खंभा तेज गति से पीछे की ओर चलता हुआ, क्योंकि बस इधर आएगी तो जो पहले जो खंभा मिलेगा R नंबर का, वो पीछे की ओर दिखाई देगा। तो इसका जो उत्तर है C सही है। 7 का C सही है। इसमें लिखा हुआ है कि R नाम का जो खंभा है तेजी से पीछे की ओर दिखाई देता है। ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, इस तरह से दिया है PQR। ध्यान रखना, आपको जो नाम यहाँ दिया हो वही करना है। ठीक है, तो A नंबर पे लिखा है P, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको P नंबर दे दिया, परीक्षा में हो सकता है दूसरा नंबर दे दें, तो जो P नंबर का खंभा है वो पहले को दिखाई देगा। आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा P किस में है, A में है, B में है, C में है। इस खंभे का नाम हो सकता है XYZ दे सकते, तो इसका उत्तर Z सही हो जाता। ठीक है, तो वो अलग बात है। अब हम प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। तो कहता है, फरहाद एक सौर कुकर बनाना चाहता है जिसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के सौर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर नए प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है? तो एक से ज़्यादा उसने मॉडल बनाए, तो अगर कोई मॉडल सही से काम नहीं कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको वो रख सकता है, सीधी सीधी। इसलिए उसने 3 मॉडल बनाए हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको रख लेगा। तो इसमें जो B ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है, तीनों मॉडलों को एक साथ चलाकर वो देख लेता है कि कौन सा सही है, कौन सा खराब है। जो खराब है उसको स्कूल में नहीं ले जाएगा, जो अच्छा है वो स्कूल में ले जाएगा और अपने टीचरों को वो दिखाएगा। सीधी सीधी बात है। चलो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि भानु सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था। उसने देखा कि सूर्य उसके बाईं तरफ से उदय हो रहा है। तो माने एक कोई लड़का है, ठीक है, एक कोई लड़का है, ये घूम रहा है। उसने देखा कि बाईं तरफ माने इस तरफ सूर्य उदय हो रहा है। अब वो क्या है, 10 मिनट तक ऐसा गया, रोड पर ऐसा गया, ये क्या है, रोड है, ऐसा गया, इस तरह से वो गया और यहाँ पहुँच गया और 10 मिनट दिए हैं, 10 मिनट दिए हैं। ठीक है,
इस चित्र से यहाँ पर ये समझ में सही नहीं आएगा, मान कर चलो वो ऐसा गया, ठीक है। तो वो ऐसा गया गया तो जो छाई बनेगी वो इधर बनेगी, इधर बनेगी। ये क्या है आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है, क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय होता है। 10 मिनट गया, 10 मिनट लौट के वो आया, जब भी छाई इधर ही बनेगी, जब भी छाई इधर ही बनेगी पश्चिम में। तो इसका जो बी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है पश्चिम पश्चिम। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है पश्चिम पश्चिम, माने कोई व्यक्ति ऐसा जाए, इधर सूर्य उदय हो रहा है तो जो परछाई है वो पश्चिम में बनेगी, और वो जल्दी से फिर आएगा 10 मिनट बाद, तब भी उसकी छाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। अब वो कहता 12 घंटे बाद, तो फिर अलग उत्तर हो जाता है। 10 मिनट का उसने लिखा है तो माने पहले भी पश्चिम में उसकी छाई बनेगी और लौट के आएगा तो भी पश्चिम में छाई बनेगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों में जो है पश्चिम पश्चिम इसका उत्तर है। अब है 10वां प्रश्न। यहाँ 4 वस्तुओं को दिखाया गया जिन पर अलग अलग बल काम कर रहे हैं, जिन पर अलग अलग बल काम कर रहे हैं, ठीक है। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं? तो देखो ये बल है। अब इसमें कोई व्यक्ति जो है हाथ से जूता पकड़े है, ये वस्तु टेबल पर रखी है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यहाँ जो वस्तु दिख रही है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ये किसी भी पहाड़ से टपक रही है और इसको कोई व्यक्ति जो है इसमें धक्का दे रहा है। अब दिखा गया है केवल बल की दिशा दिख रहे हैं, ना कि उसका परिमाण। इसमें बल की दिशा दिख रही है, नीचे की ओर वस्तु आ रही है, इसमें भी वस्तु नीचे की ओर आ रही है और इसमें भी इधर बल लग रहा है, ठीक है। तो अब जो है इधर इसमें परिमाण नहीं दिख रहा है, जो ए बी जो सी नंबर का जो ऑप्शन है विकल्प है इसमें परिमाण नहीं दिख रहा है, तो इसका उत्तर जो है ये वाला सही हो जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का जो है सी वाला सही है, इसमें जो है परिमाण नहीं दिख रहा है, ठीक। दिशा तो दिख रही है, परिमाण नहीं दिख रहा है। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। 11 में क्या लिखा है उसने, दर्द को ठीक करने वाली एक दवा को 2 समूहों के मरीजों पर अपनाया गया जिन्हें लंबे समय से बहुत ज़्यादा कमर दर्द था। प्रत्येक समूह में 30 मरीज थे। आपका जो अगला प्रश्न है 7वें नंबर का जो प्रश्न है इसे समझो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये पहले आप इधर से आ रहे हो, समझना, यही चित्र मान करके चलो। ये आप एक बस में बैठे हो, ये आप में एक बस में बैठे हो, ठीक है। ये बस हो गई आपकी, चलो भाई साहब 4 पहिए लग गए, बस ऐसी आ रही है, बस इस दिशा में आ रही है। अब यहाँ पर जो है RQP खंबे हैं, RQP खंबे हैं। पहले R, ये आपका Q है, ये आपका P खंबा है, ठीक है, ये आपका P खंबा है। अब आप यहाँ बस हो, यहाँ आप इसको बिजली का खंबा ना मार के पेड़ मान करके चलो। अब किसी ने बड़े बड़े खंबे देखे नहीं हैं तो आप पेड़ मान करके चल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये बिजली का खंबा है, ये बिजली का खंबा है, ये बिजली का खंबा है, ये इतना सा दिख रहा है। और ये वाला जो खंबा है बिजली का, ये बिजली का खंबा है, ये इसको दिखेगा इतना बड़ा, ये दिखेगा इतना बड़ा। और ये वाला बिजली का जो खंबा है, ये वाला जो बिजली का खंबा है, इस बच्चे को, अरे आप खुद की देख लेना, कभी पेड़ देख लेना, कभी ऐसा अक्सर लगता है कि देखो ये छोटा पेड़ है, ये कितना बड़ा लग रहा है, और शुरू में पेड़ छोटा लग रहा है, जब पास में बस के आ जाता है तो इतना बड़ा सा हो जाता है। तो यही प्रश्न में उसने बताया है कि आप बस से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये 3 खंबे हैं, पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा गति से पीछे की ओर बस ऐसे आएगी, तो इस तरह से वो वृक्ष या फिर खंबे जाते हुए, तो आप ऐसे आ रहे हो तो जो और उधर पेड़ पौधे हैं या खंबा है वो ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा पीछे की ओर, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि जी बताओ कौन सा खंबा तेज गति से पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये बड़ा वाला खंबा है, सबसे पहले यही खंबा आपको दिखाई देगा
पीछे की ओर तेज गति से जाता हुआ। आप मोटरसाइकिल से आ रहे हो और पेड़ पौधे ऐसे जाते हुए दिखाई देते हैं, उस पर ये आधारित आपका प्रश्न था। ठीक है, तो यहां इस खंबे पे अभी तो इसमें पी लिखा है भाई साहब, वो अगर ये इसका नाम आर दे देते तो उत्तर में आर हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ए ऑप्शन ने इन्होंने पी दिया है, तो पी नाम का खंबा जो अपन को पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा तेज गति से। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि फरहाद एक सौर कुकर बनाना चाहता है जिसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के सौर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर नए 3 प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है। उसने 3 मॉडल बना लिए, एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है? तो देखो, उसने घर पे बनाए, उसने अब चला करके देखे कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। जो अच्छा है वो स्कूल में ले जाएगा, ख़राब है वो स्कूल में नहीं ले जाएगा। तो मतलब ये है 3 मॉडलों को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल अच्छा काम कर रहा है। आप जब कभी बाजार में सामान लेने जाते हो तो आप एक वस्तु मांगते हो, लेकिन उसके साथ 2-3 वस्तु भी और देखते हो कि ये अच्छी है। ये सब साइकिल लेने गए, एक चला के देखोगे, दूसरी तीसरी जो अच्छी लगेगी वो ले लोगे आप। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है आपका 8वें का कौन सा सही है? बी उत्तर इसका सही है। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का, प्रश्न क्रमांक 9। भानु सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था। उसने देखा कि सूर्य उसके बाईं तरफ से उदय हो रहा था। मतलब जो लड़का है भानु है वो इस तरह से इधर जा रहा है, इधर ये जा रहा है, समझे पहली बात। ठीक है, 10 मिनट में वह सड़क के अंत में पहुंच गया। माना 10 मिनट बाद वो कहाँ पहुंच गया? रोड खत्म हो गई, यहां तक वो पहुंच गया। और फिर मुड़कर अब वो इधर बैक हो गया 10 मिनट बाद। अब वहां से जहां से वह आया था लौटते समय उसकी छाया, उसकी जो परछाई है, देखो इधर जा रहा था, आप सभी जानते हैं ए होती है पूर्व दिशा, ए होती है आपकी पश्चिम दिशा। इधर जा रहा था, जब वो छाई है पश्चिम की ओर बन रही थी। इधर लौटेगा तब भी उसकी जो छाई है पश्चिम दिशा में ही बनेगी। इसलिए इसका जो उत्तर सही निकलता है आपका बी जो विकल्प है ये सही है। पश्चिम, जाते समय भी पश्चिम और आते समय भी पश्चिम। हाँ, अगर वो शाम की बात कहता तो फिर इसका उत्तर ये वाला नहीं होता। उसने बोला कि 10 मिनट बाद वो वापस आ गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। तो ये आपका है प्रश्न क्रमांक 10। इसमें लिखा है कि यहाँ आपको 4 वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं और जिन पर अलग अलग बल काम कर रहे हैं। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं? किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं? ठीक है, ये देखो, ये है चित्र में दिखाए गए तीर केवल बल की दिशा दिखा रहे हैं। ये तीर दिखा रहा है, ये क्या है? बल की दिशा है, ये बल की दिशा है, ना कि उसका परिमाण। ठीक है, तो यहां देखो एक पदार्थ है, ये पिंड भी हो सकता है। तो इस पर जो है ऊपर की ओर अपकर्षण बल लगता है और ये नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये जो है केवल जो है बल की दिशा दिखा रहा है, ना कि परिमाण माने वजन। यहाँ देखो ये आदमी को पता चल रहा है कि कितना उसका परिमाण है। इस टेबल पर भी ये वस्तु रखी है, इससे पता चलता है कि इस वस्तु का परिमाण कितना है। एक व्यक्ति एक वस्तु को जो है सरका रहा है, तो इससे भी उसका परिमाण का पता चल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पर आपका सी सही निकलता है, 10वें का सी। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक देखते हैं आपका 11 क्या है। 11 आपसे क्या पूछ रहा है? तो देखो 11 का हम उत्तर जानते हैं। दर्द को ठीक करने वाली दवा को 2 समूहों के मरीजों पर अपनाया गया है। एक समूह, एक बी समूह, 2 समूह हैं आपके। ये ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखें, नहीं आप समझोगे ये ऑप्शन है। यहाँ एक समूह है, ये आपका दूसरा समूह। लंबे समय तक बहुत ज़्यादा कमर दर्द था उन लोगों के पास। प्रत्येक समूह में 30 मरीज थे।
तो कोई दवाई है, ऐसे कोरोना की जो दवाई है, हज़ारों लोगों पर उसके प्रयोग किए गए, हज़ारों लोगों पर, तब अपन को कोरोना का टीका लगा। तो समूह एक को 1 महीने के लिए रोज़ 1 गोली दी गई। समूह जो एक है, इसको गोली जो दी गई 50 mg की थी गोली, 50 mg की गोली जो थी इसको दी गई, ठीक है। और समूह 2 को रोज़ गोली 100 mg की दी गई। आप कभी गोली देखना आपके घर पर रखी हो, उसमें लिखा होता है 50 mg, 100 mg, 500 mg, mg मतलब मिलीग्राम। फिर क्या है, महीने के अंत में समूह 1 के 25% लोगों ने कहा कि उनकी कमर का दर्द कम हो गया, इनने कहा कि हमारी कमर का दर्द कम हो गया। और समूह 2 के 35% लोगों ने कहा कि उनकी कमर का दर्द कम हो गया। पहले के लोगों ने कितने कहा, 25% ने, और दूसरे ने कहा 35% लोगों ने। माना जो 100 mg की गोली दी वो उनको ज़्यादा फ़ायदा करी। अभी भी देखो, अगर कम mg से फ़ायदा नहीं होता है तो हम अधिक mg की गोली खाते हैं, ये आपको सभी को इसमें देखो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वो ज़्यादा असर करती है अधिक mg की जो गोली होती है, ठीक है। अब क्या है, अब आप बात करते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना के टीके पर बहुत ऐसी बातें आई कि इसका और परीक्षण हो जाएगी। तो देखो, जो वैक्सीन होती है उस पर उसको बहुत ज़्यादा परीक्षण के द्वारा गुजरना होता है, नहीं हो सकता है कि वो और बीमारी फैला दे, ठीक है। इसी तरह 2 ही समूह बना करके ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में कि ये गोली ने असर कर दिया। तो उन कंपनी को चाहिए था तीसरा समूह बनाकर, इसका जो उत्तर डी सही है, माने तीसरा समूह बनाकर परीक्षण करना चाहिए था कि उसको जो गोलियां दे रहे हैं वो और असर करती हैं या नहीं करती हैं, ठीक। तो इसका डी उत्तर सही है, 11 का डी उत्तर जो है सही है, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 12 आपका देखते हैं कि 12 ने आपसे क्या पूछा है। तो 12 में देख लेते हैं, क्या आपको दिखाया, यहाँ पर एक आकृति दिखाई है। इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। ये देखो, एक समुद्र है, ये समुद्र है, समझ से मान के चलना, ये आपका समुद्र है, ठीक, ये आपका समुद्र हो गया, ठीक। ये आपका ऐसा पानी भरा है, ये आपका पानी भरा है, और यहाँ जो है व्हेल मछली जो है सांस लेती है तो वायु के बुलबुले में उत्सर्जित करती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्या पूछा है वो अपन को यहाँ पर देखना है। क्या पूछा है आपसे, फिर ये आपके सामने ऐसे चित्र हैं, वो जो कहता है कि कैसा चित्र दिखाई देगा, कैसा चित्र दिखाएगा। माना कि आप समुद्र में हैं, समुद्र में मछली सांस ले रही तो बुलबुले वो निकाल रही है, तो बुलबुले ऐसे ही दिखाई देंगे आपको, ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे। तो समझो पूरी बात, इसको ऐसे समझो, समुद्र में जब गहराई में जाते हैं, समुद्र में जब गहराई में जाते हैं तो पानी का दबाव बहुत अधिक होता जाता है। यहाँ अगर आपने एक गुब्बारा बनाया, यहाँ आपने एक कोई गुब्बारा बनाया, एक गुब्बारा बना करके देख लेते हैं। इसी गुब्बारे को जब आप यहाँ पर लाएंगे, इसी गुब्बारे को कभी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, तो ये इसका आकार जो है छोटा हो जाएगा। इसको और छोटा बना करके देख लो, इसको और छोटा बना दो, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। ये छोटा हो जाएगा क्योंकि यह पानी का दबाव कम था, यह पानी का दबाव। अब जो गुब्बारा जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जो गुब्बारा जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इसका जो आकार है अधिक होता जाएगा। तो समझ गया बात। जब यहाँ व्हेल मछली ने अगर सांस छोड़ी तो ये बुलबुला जो है इस तरह, इस ऐसे आकार में ऐसा ये होता जाएगा, माने आकार में जो है वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि ऊपर पानी का दबाव कम है। इसलिए आपका जो उत्तर है ए वाला सही होता है, सी वाला सही होता है, ठीक है। तो 12 का जो उत्तर है आपका वो सी विकल्प सही है, ठीक है। ए वाला सही है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लो, ए है, ए वाला सही है, क्योंकि नीचे समुद्र में पानी का ज़्यादा दबाव है तो जो बुलबुले का आकार है वो कम है, फिर ऊपर बढ़ता जाता है। दूसरी बात है, देखो कि अभी क्यों सर ये बात हमें समझ में नहीं आई है। अब ये क्या हुआ, जैसे कि अपन है, अपने चारों ओर हवा का अपन पर दबाव है। अब क्यों सर ये गलत बात है,
तो अपन को जैसे ही ऊपर पहाड़ पर ले जाते हैं अपने नाक से खून बहने लगता है। अरे वो तो छोड़ो, गर्मियों में कई लोगों के नाक से अपने आप खून बहने लगता है, क्योंकि गर्मियों में जो है हवा गर्म हो जाती है, आसपास का जो वायुमंडलीय दबाव है वो कम हो जाता है, तो वैसे ही यहीं पर नाक से खून आने लगता है, तो दबाव कम होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये भेल मछली का ये वाला चित्र जो है ये सही था, ये उत्तर आपको इस तरह से इसमें सीखना था। अब जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 जो है क्या कहता है आपसे वो देखो। हंसा ने एक बैटरी और 2 तारों की मदद से एक विद्युत बल्ब दीप्त करने का प्रयास किया, मतलब बल्ब को जलाने का प्रयास किया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब उसने क्या है, उसने बल्ब लगाया। हंसा ने क्या किया, देखो हंसा ने एक बैटरी ली और बैटरी में आप जानते हैं एक धन सरा होता है, एक बैटरी का ऋण सरा होता है। एक विद्युत बल्ब, इसने एक तार ले गया, हंसा तार ले गई और यहाँ से उसने एक यहाँ पर जो है बल्ब जलाने का प्रयास किया। अब क्या है, बल्ब चालू नहीं हुआ, तो उसने जांचने के लिए उसने एक नया बल्ब लिया। अब वो दूसरा नया बल्ब लाई जो जल रहा था। अब एक बताओ, जल रहा था तो अब जो बैटरी है पूरी तरह से वो चार्ज नहीं हुई थी, तो विकल्प देखो, विकल्प क्या हो सकता है, ए, बी, सी और डी, क्या इसका सही निकल सकता है। देखो जो विकल्प हैं आपके वो कौन सा सही हो सकता है, देखो पहले दिखा देते हैं। तो क्या है, बल्ब खराब हो सकता है, ठीक है। नया बल्ब जल गया, नया बल्ब लाई, वो जल गया, चालू हो गया, बल्ब खराब हो सकता है। दूसरा, एक तार टूटा हुआ हो सकता है। फिर है संभव है बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं हुई। तो देखो सी जो है ये तो देखो गलत है, क्योंकि बैटरी तो वही लगाई उसने। फिर है तार अलग अलग धातुओं के बने हो सकते हैं, तो ये भी देखो गलत है, क्योंकि तार तो उसने वही लगाए हैं। बल्ब खराब हो सकता है, इसे ए पर विकल्प करो, ए पर विचार करो और बी पर विचार करो। कह रहा है ये बल्ब खराब हो सकता है। दूसरा, एक तार टूटा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि एक तार टूटा हुआ हो सकता है, तो इसका बी उत्तर सही है। इसका जो बी उत्तर है, जो 13 नंबर का प्रश्न है, इसका बी उत्तर सही है, एक तार टूटा हुआ हो सकता है। इसका उत्तर वैसे ए भी सही हो सकता था, लेकिन जो उत्तर उन्होंने दिया है हमें उसी को मानेंगे अपन, क्योंकि बल्ब भी खराब हो सकता है, नया बल्ब जल गया था, पुराना नहीं जला था, या फिर तार टूटा हुआ हो सकता है, तार जोड़ दिया उसने, ठीक है। जो उन्होंने दिया है वो अपन मान करके चलेंगे अपन, ठीक है। तो इसका 13 का बी सही है, एक तार टूटा हुआ हो सकता है, इसलिए हंसा ने बल्ब नहीं जला पाया। अब हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं, उसका क्या उत्तर है। क्या है, सुहेल ने एक वायुरोधक कांच का डिब्बा लिया, उसने डिब्बे के अंदर वायु में गमन करने वाली ध्वनि की चाल को मापा, फिर उसने एक मोमबत्ती को जलाकर डिब्बे में रख दिया और बंद कर दिया। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ गई। उसने 24 घंटों तक डिब्बे को छुए बिना अलग रख दिया और डिब्बे में ध्वनि की चाल को मापा। तो आप सभी जानते हैं जो ध्वनि है वो कई माध्यमों पर निर्भर करती है, पदार्थ की कई प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ ठोस है, द्रव है, गैस है। आप सभी जानते हो जो रेलगाड़ी होती है उसकी पटरी पर कान लगाते हैं तो बहुत दूर से आवाज़ आती है, माने जो ध्वनि की गति होती है ठोस में बहुत तेज चलती है। और सीधी बात, आप चंद्रमा पर जाएं तो वहाँ आपको कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है तो आपको सुनाई, यहाँ बगल में खड़ा होगा तो वो सुने चिल्लाएगा, हमको वो सुनाई नहीं देगा, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज़ के गमन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ध्वनि के गमन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब एक उत्तर देख लो, यहाँ पर क्या पूछा है,
पहले बार की तुलना में उसने ध्वनि की चाल को दूसरी बार मापा, तब उसे संभवतः क्या पता चला होगा? क्या पता चला होगा? वह घट गई थी। तो माने उसने मोमबत्ती जलाई तो उसके अंदर हवा कम बची। आप सभी जानते हैं गर्मी होती है तो हवा जो है उड़ जाती है, वायु का दबाव कम हो जाता है। तो माने जो 14 का जो उत्तर है, एक तो आपका जो बी वाला सही है। कैसा? वह घट गई थी। जो ध्वनि की चाल है वो घट गई थी जैसे उसने मोमबत्ती बुझाई। ठीक है, अब फिर 15 पर विचार करते हैं। फिर अपन 15 का जो प्रश्न है उस पर अपन विचार करते हैं। 15 में पूछा, केवल ऊपर दी हुई जानकारी के आधार पर विभिन्न पदार्थ और वस्तुओं की अवस्थाओं में ध्वनि की चाल के बारे में क्या कहा जा सकता है? ठीक है, तो अपन ने अभी बोला था कि ध्वनि की चाल है पदार्थ की अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इसका जो उत्तर है 15 का जो सी है, इसमें लिखा हुआ है कि ध्वनि की चाल पदार्थ की अवस्थाओं माने ठोस, द्रव, गैस के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। तो इसका सी वाला सही है। फिर प्रश्न क्रमांक अपन 16 देखते हैं। तो 16 का क्या उत्तर निकलता है? यदि इस कांच के बॉक्स में कुछ उड़ने वाले बैलून रख कर फोड़ दिए जाएं, ये समझो वाली बात। एक कोई आपके घर में बर्तन है, उसमें क्या, उसमें गुब्बारा है। गुब्बारा सीधी सी बात, उसमें आपने हवा भरी होगी। गुब्बारा फोड़ देंगे तो उसमें हवा भर जाएगी और तो फिर आवाज़ भी पहुंचने लगेगी, सीधी बात है। अब कह रहा है 16 में कि उसमें बर्तन में गुब्बारा रखा हुआ है, गुब्बारा आपने फोड़ दिया है, तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्वनि की चाल क्या है? सीधी सीधी बात है, वह बढ़ गई थी। जब किसी बर्तन में हवा भरी हुई है, स्कूल में से प्रयोग करते हैं, बेल जार का प्रयोग देखा होगा आपने। तो इसका 16 का जो उत्तर है ए वाला सही होता है। ए ऑप्शन इसका सही निकलता है। वह बढ़ गई थी माने जो आवाज़ है, आवाज़ की गति बढ़ गई थी। ठीक है, चलो अपन 17वां प्रश्न देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 17वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 3 दोस्तों ने अपने लेज़र पॉइंटर का निशाना दीवार पर टंगे एक मानचित्र पर लगाया। तो देखो, इसको कोई पॉइंट है माने कोई बच्चे खड़े हैं, आपके दोस्त खड़े हैं, आप बुलाना चाहते हैं, आप दीवार के पास में खड़े हो, ये टॉर्च हो सकती है। तो इसको हम इस पॉइंट पे घुमाएंगे। इस पॉइंट पे घुमाने के लिए पूरी हमको ऐसी टॉर्च करनी पड़ेगी, ऐसी टॉर्च करनी पड़ेगी। और अगर हम कहीं दूर होते, ऐसे दूर होते, अब यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, यहाँ हमने कम घुमाई, देखो यहाँ पर, और जैसे ही हम इसको पास में लाते हैं टॉर्च को, यहाँ घुमाने के लिए पूरी घुमानी पड़ेगी, देखो ऐसी पूरी घुमानी पड़ेगी। वही इसका उत्तर निकालेंगे अपन। तो इसमें लिखा है कि 3 दोस्तों ने अपने लेजर पॉइंटर का निशाना बनाकर टंगे एक मानचित्र पर लगाया। बेटी दीवार के सबसे करीब खड़ी है। जो बेटी नाम की जो लड़की है, लड़का है, वो दीवार के सबसे पास खड़ा है। जेसिका जो है बहुत दूर खड़ी है और वहीदा बीच में खड़ी है। उन्होंने अपने कलाई को हिलाते हुए न्यूयॉर्क से दिल्ली के रास्ते मानचित्र पर लेज़र पॉइंटर से अनुरेखित किया। उनमें से किसने अपनी कलाई सबसे ज़्यादा घुमानी पड़ेगी? तो सीधी जो सबसे पास में खड़ा है वो कलाई ज़्यादा घुमाएगा। तो जो बेटी थी। तो 17 का जो प्रश्न है, 17 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर है ए नंबर पर लिखा हुआ है बेटी। क्या लिखा हुआ है? बेटी। तो इसका जो उत्तर है ए वाला सही है, बेटी, क्योंकि ये पास में खड़ी है, इसको कलाई अपनी ज़्यादा घुमानी होगी। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, अच्छा भी लगा आपको। अब हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 19। ए आपसे क्या पूछ रहा है, इसका उत्तर देखते हैं। तो ये उत्तर पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इस आपके सामने जो विकल्प हैं ए, बी, सी और डी। ए में लिखा है प्रोटॉन के तुल्य। ए में क्या लिखा है? प्रोटॉन के तुल्य। ए लिखा है प्रोटॉन के तुल्य। तो देखो, वास्तव में सही बात है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के तुल्य होता है, प्रोटॉन के समान होता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एक परमाणु का एक नामांकित चित्र बनाकर। एक परमाणु हो गया और परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये कक्षाएं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो उत्तर लगा पाओगे। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन का हो गया, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674
गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब ये पॉइंट में आया है, ये 2 है 4 है, ये कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के तुल्य होता है, प्रोटॉन के समान होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और दिख भी रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है या जीरो आवेश होता है, ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ध्यान रखें, पूछा है परीक्षा में कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है। जो इलेक्ट्रॉन है इस पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। और खोज भी पूछी जाती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज। तो देखो, प्रोटॉन की खोज कई किताबें कहती हैं रदरफोर्ड ने की थी, और ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ये भी आपको परीक्षाओं तक ध्यान रखना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 20 पर चलते हैं। तो देखो, ये पूछा है कि डायबिटीज इंसिपिड्स एक बीमारी है। प्रश्न क्रमांक हम 20 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि डायबिटीज इंसिपिड्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो जो डायबिटीज बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, वो मीठा खाना नहीं खा सकते हैं, मिठाई नहीं खा सकते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिड्स का जो देखो इसमें जो विकल्प हैं ए, बी, सी और जो डी विकल्प है, तो डी में जो लिखा हुआ है कि यह अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो समझो बात, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है वो डायबिटीज मेलिटस होता है। क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। लेकिन भाई साहब इन्होंने प्रश्न में क्या लिखा है? डायबिटीज इंसिपिड्स। इसलिए जो डी विकल्प है ये आपका यहां से उत्तर सही। यहां असत्य पूछा है, असत्य पूछा तो जी असत्य है। ये कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिड्स होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से तो डायबिटीज मेलिटस नामक रोग होता है। इसलिए इसका जो है 20वें प्रश्न का उत्तर डी वाला सही है। तो देखो, आप अगर वीडियो देखते रहें तो हम आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही बताते चलेंगे। अब देखो, प्रश्न क्रमांक जो 21 है वो क्या कह रहा है? नीचे दी गई तालिका, तो प्रश्न क्रमांक जो 21 है इसको समझो। नीचे दी गई तालिका में देखो, ये आपकी तालिका बनी हुई है। इसमें देखो सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है और लेड ऑक्साइड लिखा हुआ है और कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। इस समूह 2 है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि जी बताओ, इस तरफ ये लिखे, इस तरफ ये वाली काय लिखे। तो भाई साहब देखो, जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी होती है 15, 16, 17, 18। इनके जो तत्व होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। इसके पहले के जो तत्व होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये बात हमने आपको कई बार क्लास में बताई है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ जो ऑप्शन है आपके सामने, तो उसके आधार पर उत्तर निकाल लो, काम खत्म। क्या लिखा है? यहाँ बी में लिखा होगा धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। ठीक है, तो ये होती हैं अधातुएं, ये होती हैं अधातुएं। तो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ आप 14वें का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 14वें के जो गुण होते हैं वो अधातु भी होते हैं और धातु भी होते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधातु हो गया। 15वें के धातु होते ही हैं, 16 के धातु होते हैं, 17 के होते ही हैं और ये 18 के होते ही हैं। तो ठीक है, ये धातु के ऑक्साइड हैं, ये धातु के ऑक्साइड हैं। और ये बात लिखी हुई है विकल्प बी में लिखी हुई है, लिखा हुआ है धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। तो ये वाला सही है। तो बी वाला जो है कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, विकल्प बी सही है, बी का बी सही है। चलो, अब प्रश्न क्रमांक 22 देख लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट है, समझो, अच्छा प्रश्न है।
22 समझो, अच्छा प्रश्न है। तो देखो इसको ऐसे समझो आप, कभी स्कूल में पूछना हमसे, आँख जो होती है, आँख में आयरिस होती है, पुतली होती है, अगर तेज प्रकाश हो तो आयरिस पेशियों में संकुचन होता है, अंदर प्रकाश नहीं घुसेगा, नहीं तो तंत्रिकाएं जो है वो नष्ट हो सकती हैं, अंधे हो सकते हो। तो यहाँ उसी से संबंधित एक प्रश्न है। देखो प्रकाश की दो विपरीत स्थितियों में अलग अलग प्रकार के हैं जानवरों की आंखों के चित्र बने हुए हैं हमें। अब यहाँ पर एक चित्र हम आपको बना करके दिखाते हैं, एक चित्र आपको बना करके दिखाते हैं, ठीक है। एक किसी जानवर का चित्र है। देखो अब कभी बाहर से प्रकाश आया ज्यादा तो ये गोला बड़ा हो जाएगा। जैसे कि प्रकाश आता तो खिड़की बंद कर लेते हैं अपन, तो इसने खिड़की बंद कर ली तो अंदर जो तंत्रिकाएं हैं वो बच जाएंगी, नहीं तो अंधा हो जाएगा व्यक्ति। अब अंधेरा कम है, दिख नहीं रहा है, तो आंखें फाड़ के ऐसे अपन देखते हैं, फाड़ के अपन देखते हैं, ठीक है। तो एक गोला जो है छोटा हो जाता है और यहाँ प्रकाश जो है ज़्यादा मात्रा में आंख के अंदर चला जाता है। तो चित्र में देखो ये दो चित्र बने हुए हैं। ये वाली जो आंख के जो जानवर हैं बहुत अच्छे होंगे, इस वाले आंख के जानवर जो होंगे वो अच्छे होंगे। ये अंधेरे में भी देख सकता है आंख फाड़ के, और तेज धूप हो रही है तो इस स्थिति में देख सकता है, और अंधेरा है तो ऐसे देख सकता है वो, ठीक है। तो ये वाला आंख वाला जो जंतु है बहुत अच्छा होगा, जबकि औरों में देखो स्थिति खराब बन रही है। यहाँ देखो यहाँ आयरिस संकुचित होकर के छोटी हो गई है, माने जो प्रकाश को जो रोक रही है और ये फैल करके आँख प्रकाश को आसपास जो है दिखना चाहती है। तो देखो इसमें दोनों स्थितियाँ वो अपने आँखों का सटीक उपयोग कर सकता है वो जानवर, ठीक है। तो ये वाला सही है। कभी स्कूल में हम आपको दिखाएंगे प्रयोग करके। डॉक्टर होते हैं कोई व्यक्ति को देखते हैं आँख में टॉर्च लगा करके, वो क्या देखते हैं वो हम आपको बता देंगे। 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। खगोलविदों ने हाल ही में एक नए ग्रह की खोज की है। ऐसा देखा गया है कि यह ग्रह पृथ्वी की तरह एक सूर्य का चक्कर लगाने की जगह 2 सूर्यों का चक्कर लगा रहा है। इस ग्रह के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो इसका जो है डी विकल्प सही है। कुछ भी निश्चित रूप से कहने के लिए यह जानकारी पर्याप्त नहीं है। अभी तो नई खोजें हो रही हैं, क्या जानकारी पर्याप्त होगी। चलो अब हम प्रश्न नंबर 24 आपको बताते हैं कि प्रश्न नंबर 24 में आपको क्या उत्तर लगाना था, कैसे उत्तर लगाना था। 24 कहता है कि गर्मियों के दिनों में ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस घटना के कारण वह जो बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन है वो ठंडा रहता है। तो देखो इसके आसपास से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है तो आपका ये बर्तन ठंडा हो जाता है। जैसे कि गर्मियों में हमें जब पसीने निकलता है तो हमें ठंडक महसूस होने लगती है। बुखार आता है तो घर वाले क्या है आपके ऊपर कपड़े पटक देते हैं, जैसे पसीना आता है, पसीना आएगा तो आप ठंडे हो जाओगे, बुखार उतर जाएगा। इसी तरह यहाँ पानी का क्या होता है, बाष्पन। क्या होता है, बाष्पन के कारण जो है आपका घड़ा ठंडा हो जाता है। इसलिए 24 का जो उत्तर है आपका डी सही है, बाष्पन। अब प्रश्न क्रमांक 25 से 27 तक के हम प्रश्न देखते हैं। तो अफ्रीका के जंगलों की इसमें बात हो रही है, तो इसमें क्या क्या है अपन सीधे उत्तर पर चलते हैं, ठीक है। तो 25 नंबर का जो है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें 25 नंबर का जो आपका प्रश्न है, तो ध्यान दें, ये दिखाता है कि कौन शिकार कर रहा है, कौन शिकार हो रहा है, इस सारी चीज़ें हैं। तो 25 नंबर का है, तो इसका आपका जो ये विकल्प है वो आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। और 26 की बात करते हैं, तो इसका आपका जो विकल्प है सी सही है, तेंदुआ, ठीक है। और जो आपका 27 नंबर का इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है 27 नंबर का, तो इसका भी आपका सी सही है, जेब्रा। लकड़बग्गा है, जेब्रा का शिकार कर सकता है, जेब्रा बड़ा होता है, कैसे भगलेगा बेचारा वो, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक हम 28 पर देखते हैं। क्या आपसे पूछ रहा है,
यास्मिन देखना चाहती है कि संगीत के प्रकार का मटर के पौधों की बढ़त पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने एक प्रयोग किया, अलग अलग ध्वनि रोधक डिब्बों में एक मटर के पौधे को रखा, माने उसने डिब्बे बनाए। देखो, एक यास्मिन लड़की है, उसने ऐसे 4 डिब्बे बनाए। फालतू का प्रयोग करती है, क्या जरूरी थी। 4 डिब्बे बनाए और सभी डिब्बों में मटर के पौधे उसने रख दिए। अब पहले में अच्छे बॉलीवुड के गाना, इसमें हॉलीवुड के गाना, इसमें संगीत, इसमें जो भी उसके गाने, सपना चौधरी के गाने बजा रही है वो। अब वो दिख रही है कि कौन सा प्रभाव दिखने की अधिक संभावना है। सभी डिब्बों के पौधे समान ऊंचाई तक बढ़ेंगे। डिब्बा के पौधे अन्य डिब्बों की तुलना में ऊंची, वो कह रहा है कि इसमें अच्छे गाने बज रहे हैं तो ये पौधा अच्छा लंबा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डिब्बा 3 और 4 के डिब्बे के जो मुकाबले पौधे ऊंचे होंगे, अन्य डिब्बे माने 2 और 3 वाले। फिर कह रहा है वास्तविक प्रयोग होने तक इसमें किसी भी प्रभाव की संभावना है। तो देखो, ये नहीं कह सकते हैं, ऐसा अभी तक कोई प्रयोग हुआ ही नहीं है, ये फालतू का प्रयोग है। तो इसका जो उत्तर है 28 का डी निकल करके आता है, वास्तविक प्रयोग होने तक इनमें से किसी भी प्रभाव की संभावना है। वास्तविक प्रयोग में और खोजें होंगी तब पता चलेगा कि वास्तव में हकीकत क्या है कि झूठी बात है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक हम 29 देख लेते हैं। 29 में क्या पूछा आपसे, तो इसमें प्रयोग होंगे, बहुत खोजें होंगी तब कह सकते हैं वास्तविकता में कि ये सही बात है। अच्छे अच्छे गाने सुन करके उन्हें अच्छा लगता है पौधों को कि नहीं लगता है। तो प्रश्न क्रमांक हम 29 यहाँ देख लेते हैं। तो 29 में देखो, एक चित्र ऐसा बना हुआ है, एक चित्र ऐसा बना हुआ है, एक कण ऐसा गया और एक कण ऐसा यहाँ से गया। ठीक है, तो इस आलेख में एक सतह पर रखे डिब्बे एक्स और वाई पर लगाए गए बल की दिशा, मात्रा और बल की वजह से उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का संबंध देखा गया। दोनों डिब्बों पर एक निश्चित समय के लिए बल लगाया गया। डिब्बे एक्स और वाई एक ही तरह की लकड़ी के बने हुए हैं। ठीक है, एक ही लकड़ी के बने हुए हैं। तो इसका जो उत्तर है, इसका सी उत्तर सही है। क्या सही है? केवल पी और आर, केवल पी और आर इसका सही है। तो पी में देखो क्या लिखा हुआ है, डिब्बे एक्स और वाई का द्रव्यमान अलग अलग है। द्रव्यमान अलग अलग इसलिए तो ये यहाँ तक पहुँच गया, ये यहाँ ही रह गया। अगर एक ही द्रव्यमान के होते तो समान, आपने किसी बॉल को अपने हाथ से उसको ऐसा पुश किया, अगर अलग अलग वजन की होगी तो कोई दूर जाएगी, कोई कम दूर जाएगी। एक ही वजन की हुई तो समान दूरी पर जाएंगी, वही तो बात हो रही है। तो ये अलग अलग दूरी पर पहुंची हैं तो इसका मतलब है उनके द्रव्यमान अलग अलग, मतलब वजन उनमें अलग अलग होगा। डिब्बे एक्स और वाई की आकार अलग अलग, वो तो यहाँ उन्होंने कह दिया कि एक ही आकार के हैं, तो क्यों तो गलत हो गया। और देखो, डिब्बे एक्स और वाई अलग अलग सतहों पर रखे हुए हैं। देखो जी, यहाँ रखा हुआ है डिब्बा, ये यहाँ रखा हुआ है, तो अलग अलग सतह पर तो रखे हुए हैं। तो माने पी और आर इसका सही है, केवल पी और आर इसका उत्तर सही निकल कर सामने आता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 30 देख लेते हैं। 30 कहता है, आशा ने देखा, लड़की है आशा, उसने देखा कि आशा ने देखा कि कांच के बर्तन को चूल्हे पर रखने से उसके पैंदे से बुलबुले उठ रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये चित्र दिखाया गया, ये चित्र आपको दिख रहा है। यहाँ उसने गैस पर बर्तन रख दिया, कांच का बर्तन है, तो बुलबुले भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसने इस अवलोकन का वर्णन इस प्रकार किया, कांच के बर्तन के नीचे ज्वाला है, इसलिए पानी जल्दी गर्म हो जाता है और बर्तन के पैंदे में जलवाष्प बनने लगती है। तो वो सोच रही है कि यहाँ पर गैस जल रही है, इसलिए यहाँ बुलबुले निकल रहे हैं। तो इसको जांचने के लिए वास्तव में गैस से ही जो वो गैस की जो ज्वाला निकल रही है उससे ही बुलबुले निकल रहे हैं, तो वो इसमें और प्रयोग आपको यहाँ पर करके दिखा सकती है। क्या दिखा सकती है? किसी और दिशा से पानी को गर्म करना चाहिए। गैस यहाँ जल रही है, गैस यहाँ जला करके देखे कि वास्तव में गैस के कारण ही बुलबुले निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। घर वाली बात है तो प्रयोग कर सकता है, वो तो प्रयोग कर सकती है वो तो। अगला देखो, तो देखो हम आपको जो प्रश्न और उत्तर बता रहे हैं, अब है आपका, ये हमने आपको एक अलग प्रश्न दिया, यहीं से उठा करके दिया है। ठीक है,
तो उसका प्रश्न क्रमांक हमें इसमें नहीं डाल रहे हैं। वो पूछ रहा है किसी कोशिका में राइबोसोम अंगक को निकालने पर क्या होगा। तो जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, सेल में एक राइबोसोम नाम का एक अंगक भी होता है। राइबोसोम नाम का एक अंगक भी होता है। यह प्रोटीन बनाने का काम करता है, यह प्रोटीन निर्माण का काम करता है। तो एक प्रश्न है, किसी कोशिका से राइबोसोम को निकाल दें तो क्या होगा। राइबोसोम को निकाल दें तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो देखो, ये हमने आपको बताए हैं, ये आप याद कर लो। अगर आप कहेंगे तो दूसरा वीडियो बना देंगे और नहीं कहेंगे तो नहीं बनाएंगे।